नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे छंद नंबर 5। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल द्वे विध परमात्म तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो हमारा चौथा छंद तो हुआ नहीं था पूरा, हमने उसके वहां पे एक ब्रेक लेके 5वां छंद शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है अंतरात्मा, और अंतरात्मा का जो क्रम पंडित जी ने लिया अपन उससे उल्टा चल रहा था कि हम गुणस्थान में सही क्रम में चल सकें। तो यहाँ पे हमने दूसरी पंक्ति का अर्थ किया कि जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं। अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो परद्रव्यों से भिन्न अपने सुख स्वभावी आत्मा को ही पूर्ण रूप से परम उपादेय मानता है, जानता है और अनुभव करता है, ऐसा जीव वह अंतरात्मा है, मतलब वह सम्यक दृष्टि है। तो ये तो अंतरात्मा, लेकिन अंतरात्मा 3 प्रकार की, और 3 प्रकार की अंतरात्मा अलग अलग गुण स्थानों में है। तो हम जो पढ़ रहे हैं जघन्य अंतरात्मा, ये चौथे गुण स्थान में है। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। तो जघन्य अंतरात्मा कौन है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जैसा यहाँ लिखा भी है जगन कहे अविरत समदृष्टि। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव, इसे कहा हमने जघन्य अंतरात्मा। अब ये एक्चुअली यहाँ पे ना करेक्शन कर लेना, ये वैसे ठीक है, बाकी फिर भी हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट बने हो। यहाँ पे चौथे गुणस्थान का जो नाम है ना, ये अविरत सम्यक दृष्टि लिखा था, इसको एक्चुअली भाव से बनाना है अपने को, है ना, वो उससे नहीं बनाना है अपने को। तो ये इसका नाम हेतु लगभग यही है, बाकी थोड़ा और करेक्ट कर लें अपन इसको। अविरत सम्यक्त्व ऐसा नाम है उसका, अविरत सम्यक दृष्टि नहीं है, अविरत सम्यक्त्व ऐसा है। भाववाची प्रत्यय से बनाना है ना, त्व आ जाएगा यहाँ पे, त्व बस। और चौथा गुणस्थान में जो जीव है वो है अविरत सम्यक दृष्टि, और चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक। तो मतलब चौथा गुणस्थान वर्ती ही जगन्य अंतरात्मा। 3 नाम हो गए उसके, 4 नाम हो गए मतलब एक तरह से। जगन्य अंतरात्मा, अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, अविरत सम्यक्त भाव वाला, इस प्रकार का जीव, उसकी विवेचना यहाँ पे चल रही है। तो सम्यक उसके पे हम कर रहे हैं। तो अभी क्या सम्यक दर्शन के चूंकि चौथा गुण स्थान में जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है उसके हम भेद कर रहे हैं यहाँ पे। तो सम्यक दर्शन 3 भावों की अपेक्षा 3 प्रकार का है, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। औपशमिक सम्यक दर्शन तो हमने वहीं पढ़ लिया था पहले गुण स्थान में, वहां पे औपशमिक सम्यक दर्शन होता नहीं पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वर्ती को, लेकिन वहां क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि वो दूसरा तीसरा गुण स्थान और साधी मिथ्या दृष्टि बनाना है, तो एक बार उसको सम्यक तुम्हें ले जाके फिर लाना था, इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन तो वहीं पढ़ लिया। क्या था औपशमिक सम्यक दर्शन? अंतर्मुहूर्त तक जीव ने 3 करण परिणाम किए, जिसके कारण से दर्शन मोह का प्रशस्त उपशम हुआ और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम हुआ, जिस कारण से एक गैप बन गई। उस गैप में न दर्शन मोह का उदय है, न अनंतानुबंधी का उदय है। इसको हमने कहा औपशमिक सम्यक दर्शन, मतलब वो जो उसके माध्यम से जो सम्यक दर्शन हुआ उसे कहा औपशमिक सम्यक दर्शन। अब वो औपशमिक सम्यक दर्शन का जब काल पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? तो उसका हमने रास्ते देखे थे कि यदि उसका काल पूरा हो गया और दर्शन मोह का उदय आया, तो जीव प्रथम गुण स्थान में, हाँ, अनंतानुबंधी का उदय आया औपशमिक काल का पूरा होने के पहले, तो वो दूसरे गुण स्थान में। और काल होने के बाद यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया और मिथ्यात्व का उदय भावी क्षय चला, तो वह तीसरे गुण स्थान में। अब इसके बाद क्या, लेकिन एक सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, बना ही नहीं रहेगा, इसका मतलब नीचे के स्थानों में गिरेगा ही गिरेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन यदि हो जाए उसको,
उपशमिक सम्यक दर्शन के बाद, तो उसका गुणस्थान उसका सम्यक दर्शन बना रहेगा। ठीक है, तो अब छायोपशमिक सम्यक दर्शन हम पढ़ रहे थे क्या होता है कि क्या होता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भाई, कल आपको कोई प्रश्न हो इसमें से तो आप पूछ भी लेना, थोड़ा विषय था ये मुश्किल था। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहा, दो शब्द आए इसमें, क्षय उपशम, तो क्षय भी है उपशम भी है, तो किसका क्षय और किसका उपशम है, और वो क्षय और उपशम भी किस प्रकार का है। तो यहाँ पे लिखा, देखो ये परिभाषा तो ऐसी बनेगी छायोपशमिक भाव की, सिर्फ सम्यक दर्शन ही नहीं, छायोपशमिक ज्ञान भी हुआ, छायोपशमिक वीर्य भी हुआ, सबकी परिभाषा ऐसी बनेगी। क्योंकि यहाँ पे नीचे तो ये तो फॉर्मूला बनाया, डेटा तो अपने को रखना है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, छायोपशमिक का, छायोपशमिक भाव का, वर्तमान में क्षय करवाना है अपने, किसका क्षय, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। और साथ में इसको यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा भी बोल सकते हो, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और इन्हीं स्पर्धकों का भविष्य में सदअवस्था रूप उपशम, यही स्पर्धक है ना, वही है। और उदय किसका है कि वर्तमान में उदय में योग्य देशघाती स्पर्धकों का उदय चले, तो इसके कारण जो जीव का दर्शन नाम की गुण होता है, दर्शन नाम की परिणति होती है, उसको हम छायोपशमिक दर्शन में लगा, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, ज्ञान में लगा छायोपशमिक ज्ञान। हाँ, लेकिन कर्म के परमाणु ऑब्वियसली बात है बदल जाएंगे भैया, आप दर्शन सम्यक दर्शन में लगाओगे तो मोहिनी और अनंतानंद की बात चलेगी, ज्ञान में लगाओगे तो ज्ञान की प्रकृतियों की बात चलेगी, उस प्रकार से हो। तो अब यहाँ पे अब शब्द आ गए, फिर अब तुमने शब्द देखे थे, नए नए शब्द आ गए सब। ये सर्वघाती किसे कहते हैं, सर्वघाती कर्म की प्रकृति मतलब ऐसी प्रकृति जो अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा घात करे, मतलब उसकी समीचीनता है, उसको पूरा घात करे, उसको प्रकट किंचित भी होने न दे, इसको हम बोलते हैं सर्वघाती प्रकृति। ठीक है, तो जैसे मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है सर्वघाती प्रकृति, क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है दर्शन मोह की, इसका जब उदय होता है तो वह सम्यक दर्शन का पूरा पूरा घात करता है, इसलिए सर्वघाती प्रकृति। ठीक है, कल अपन ने ज्ञान में लगाया था, दर्शन में लगा रहे हैं इसी को। देशघाती प्रकृति कि भाई ये भी घात तो करेगा, देशघाती प्रकृति भी अपने प्रतिपक्षी जो गुण है उसका घात तो करेगा, लेकिन पूरा घात नहीं करेगा, पूरा घात करने की सामर्थ्य नहीं है इसमें, तो किंचित गुण का प्रकटपना रहेगा। जैसे सम्यक तो नाम की प्रकृति दर्शन मोह की, वो देशघाती प्रकृति है, क्यों, क्योंकि उसके उदय होने पर भी, और बाकी दो का अनुदय होना चाहिए, लेकिन मिथ्या तो सर्वघाती का, हाँ, तो क्योंकि वो सर्वघाती ना हो तो घात कर देगी, उसका उदय हो जाएगा। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय ना हो, अनुदय हो, उदय में नहीं हो, अनुदय बोल रहे हैं हम तो, अनुदय में कुछ भी हो सकता है, अनुदय हो, और लेकिन सम्यक्त्व का उदय होने पर भी सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है, अपने प्रतिपक्षी गुण का पूरा नाश नहीं कर पाती है, किंचित करेगी। किंचित करेगी मतलब क्या, कि उसमें दोष लगाएगी, सम्यक दर्शन में दोष लगाएगी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं देगी, लेकिन पूरा नाश भी नहीं कर पाएगी, इसको बोला देशघाती। एक शब्द आया स्पर्धक ऊपर, स्पर्धक मतलब क्या होता है, स्पर्धक समझ में नहीं भी आया तो आप इतना समझ लेना, कर्म के परमाणु की चर्चा है यहाँ पे। देशघाती स्पर्धक लिखा था वहां पे देशघाती कर्म के परमाणु पढ़ लेना, और जहाँ सर्वघाती स्पर्धक लिखा है, स्पर्धक समझ में नहीं आ रहा है तो सर्वघाती कर्म के परमाणु। ठीक है, शास्त्रीय शब्द स्पर्धक है, शास्त्रों में से मिलता है, स्पर्धक लिखा हुआ मिलता है वहां पे। तो स्पर्धक मतलब क्या होता है कि नाना प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा कर्म के परमाणुओं का जो समूह है उसको स्पर्धक कहते हैं। निषेक क्या होता है, एक समय में उदय में आने वाले कर्म के परमाणुओं का समय, और स्पर्धक क्या है, नाना प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा, तो वो वहां कहता है एक समय की अपेक्षा, यहाँ है नाना प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा है, लेकिन कर्म परमाणु का ही समय। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द है अनुभाग, क्या होता है, तो अनुभाग मतलब कर्म की फलदान शक्ति, जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से वो फल देगा उसे अनुभाग कहते हैं। कल एंड में थोड़ा हमने थोड़ा फास्ट चलाया, उसको क्या था वो, लता दारू अस्थि शेल, इस प्रकार की 4 इंटेंसिटी में डिवाइड किया उस अनुभाग को। लता मतलब कोई लता, कोई प्रकृति है जिसकी अनुभाग शक्ति लता है, इसका मतलब है कि वो बहुत हीन अनुभाग है उसका, और उसी की प्रकृति के अनुभाग यदि शेल है, इसका मतलब उसका बहुत तीव्र अनुभाग है, कहने का मतलब उसको कैटेगराइज कर दिया लता दारू अस्थि शेल में। लता क्योंकि सबसे हाँ मतलब एक तरह से वीक है ना, लता है, जैसे स्टिफनेस नहीं, कड़कपन नहीं है उसमें। उसके बाद दारू है, दारू मतलब पेड़ की लकड़ी, उसमें थोड़ा कड़कपन तो है, लकड़ी में होता है, लता से ज्यादा है। तीसरा नंबर है अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी, तो लकड़ी में लता से तो ज्यादा कड़कपन है, लेकिन अस्थि से, हड्डी से कम कड़कपन है। और उसके बाद शेल है, शेल में सबसे ज्यादा है, लता दारू अस्थि सबसे ज्यादा कड़कपन जो है शेल में है, तो इस प्रकार से उसके नाम दे दिए हैं। ठीक है,
अब उसमें शब्द आया एक, क्या, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय। तो उदयभावी क्षय क्या होता है अब ये, हाँ, कहाँ पे आया ये उदयभावी क्षय, हम पढ़ रहे हैं ना अभी, क्षय क्षयविषमिक भाव पढ़ रहे हैं वापस से, तो उसमें आया सर्वघाती, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय। तो हमने पढ़ा सर्वघाती, हमने पढ़ा स्पर्धक, हमने पढ़ा अनुभाग, अब उसमें शब्द है उदयभावी क्षय। तो उदयभावी क्षय का मतलब क्या होता है कि भाई वर्तमान में आने वाली सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उदय के पहले जो सर्वघाती प्रकृति है वो अनंत गुनाहीन हो जाती है, और अनंत गुनाहीन होकर उदय में आती है। तो ये लिखा है एक्चुअली देशघाती के रूप में ना, तो ये दर्शन मोह में लगेगी बात, ये इसमें नहीं लगेगी अनंतानंदी में, है, इसलिए वो थोड़ा ब्रैकेट में कर लो उसको, हर जगह नहीं लगेगी, क्योंकि अनंतानंदी हो सकता है देशघाती में कन्वर्ट नहीं हो। वो बंद निकल एंड में देखा था, जो वापस रिवाइज करेंगे तो ये बिना एरो बिना ब्रैकेट के तो लगा लिखा है दर्शन मोह में लग जाएगा, ब्रैकेट के साथ, हाँ ब्रैकेट के साथ लिखा है जो दर्शन मोह में लग जाएगा, बिना ब्रैकेट के जो लिखा है वो अनंतानंदी में लग जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ रहे हैं इस समय वर्तमान में, जीव के परिणाम का निमित्त पाकर, उसकी विशुद्धि का निमित्त पाकर, एक समय पहले उदय में आने के ठीक एक समय पहले सर्वघाती स्पर्धक का परिणमन हो रहा है देशघाती स्पर्धकों में। अब वो अब उदय में आएंगे जब देशघाती के रूप में, या अनुभागहीन होने के बाद उन्हें उदय में आएंगे, तो वो जैसा सर्वघाती घात कर पाता है वैसा ही घात नहीं कर पाएंगे, इनका अनुभाग इंटेंसिटी फलदान शक्ति वीक हो गई है, कम हो गई है, तो इसको बोलते हैं उदयभावी क्षय। उदाहरण के लिए अपन उदाहरण नहीं लेना, अपन जो पढ़ रहे हैं उसी का उदाहरण ले, मिथ्यात्व नाम की सर्वघाती प्रकृति वर्तमान में उदय में आने वाली, उदय में आने के ठीक एक समय पहले वह सर्वघाती प्रकृति का परिणमन होकर वो सम्यक्त्व नाम की देशघाती प्रकृति में हो जाएगी, अब उदय आएगा सम्यक्त्व का, मतलब मिथ्यात्व नाम की प्रकृति सम्यक में कन्वर्ट हो गई, उदय आएगा सम्यक्त्व का, तो सर्वघाती प्रकृति हो गई देशघाती में कन्वर्ट, सर्वघाती रहती मिथ्यात्व, सर्वघाती में यदि उदय आता तो जी मिथ्या दृष्टि हो जाता, लेकिन अब ये मिथ्या, ये जो है देशघाती में कन्वर्ट हो गई है, तो देशघाती में कन्वर्ट होने के बाद ये सम्यक जो है, सम्यक नाम की जो प्रकृति है वो सम्यक दर्शन का पूरा पूरा घात नहीं कर पाएगी। बस ये इसका अर्थ है, पूरा समझ में आया ना, अनंत गुनाहीन हो गया उसका अनुभाग, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति कन्वर्ट हो गई सम्यक नाम की प्रकृति में। कुछ पूछना है क्या? चलो हाँ। ये उदयभावी क्षय को अपन समझ सकते हैं, जैसे कोई बहुत स्पीड में जैसे ट्रेन आ रही है और अपन एक इंक्लाइंड बना, अपने स्पीड कम हो जाएगी, वैसे ही कर्म अपने तरफ आ रहा है, अपन ने इंक्लाइंड बना दिया तो उसके कर्म की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। हाँ स्पीड बोलना चाहिए नहीं, लेकिन वो अपने आप में मेरे को सोचना पड़ेगा कि स्पीड बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको उदाहरण मतलब आपको समझ में आ रहा तो ठीक है कि हाँ भाई, एक हमारे मतलब उदय में ठीक एक समय आने के पहले अच्छा, हमने क्या, हाँ दूसरा ये पूछ रहा था, स्पर्धक जो है हाँ नाना प्रकार के अनुभागों की अपेक्षा परमाणुओं का समूह हाँ है ना, हाँ तो वो अगर एक ही समय में अगर आएंगे तो उनको अपन वो निश्चय नहीं बोल सकते, हाँ निषेक, लेकिन यहाँ पे जो नाना समूह, प्रकार के हाँ हाँ, परमाणु एक ही समय में। अब निषेक रचना जो है वो सारी प्रकृतियों की एक साथ मिलके बनती है, जैसे निषेक बनता है ना, जो कर्मों का निषेक बनता है, तो आठों प्रकृति के परमाणु उस निषेक में है। यहाँ पे स्पर्धक की जो विवक्षा कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रकृति के ही परमाणु का हमने स्पर्धक बनाया है, यहाँ पे दर्शन मोह का स्पर्धक बनाया है उदाहरण के लिए। ठीक है, निषेक में तो क्या है, सब निषेक रचना बनती है ना, बनाए यदि निषेक रचना तो ऐसी बनेगी निषेक रचना ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पहले समय में इतना आएंगे, दूसरे समय में, तो इसमें क्या सभी सभी आठों प्रकृति के निषेक हम बना सकते हैं, हो सकता है एक के भी बना, हो सकता है आठों के भी बना, लेकिन यहाँ पे विवक्षा है एक प्रकृति की। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। तो वर्तमान में उदय, हाँ ये हो गया उदयभावी क्षय। आगे चले हम। अब सद अवस्था रूप उपशम क्या होता है, हमने बोला भविष्य में आने वाले स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, दर्शन मोहनी के, ये अनंतानुबंधी के जैसी विवक्षा है हमारी। अब दर्शन मोह ले ले जैसे, तो जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नाम की सर्वघाती प्रकृति दर्शन मोह की, जो भविष्य में उदय में आने वाले थे, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होगा, सद अवस्था रूपशम। सद अवस्था रूपशम मतलब सत्ता में रहेंगे वो, लेकिन जैसे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, सर्वघाती सर्वघाती ऐसे ही रहो, लेकिन उदीर्णा नहीं हो जाए बस, हमको वर्तमान, क्योंकि हमने वर्तमान में हमको उदीर्णा नहीं चाहिए किसी भी सर्वघाती की, सर्वघाती के रूप में नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे से बनाया था, यहाँ पे इसका इसमें समझाया था कि जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं उनका
उनको अभी जीव यहाँ पर है, ठीक है, जीव यहाँ पर है, तो ये जो भविष्य में उदय में सर्वघाती के स्पर्धक थे, इनको आने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे नीचे, नहीं, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, क्यों? क्योंकि जहाँ हो वहीं रहो आप। ये हो गया सदवस्था और उपशम, ठीक है, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक। तो कौन कौन से हैं ये दोनों प्रकृतियां? ऊपर उदय भावी छह सदवस्था और उपशम में हमने कल देखा था कि जो सर्वघाती प्रकृति वाला गाना है आपने को दर्शन मोह, मतलब जो सम्यक दर्शन में बाधा डालती है, ऐसी कौन सी सर्वघाती प्रकृतियां जो सम्यक दर्शन में बाधा डालती है? सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाली सर्वघाती प्रकृति है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, और अब क्या है, इसके औपचारिक सम्यक दर्शन हो चुका था, तो इसके अब मिथ्यात्व होने की प्रकृति 3 टुकड़ों में बदल गई थी। इससे दो की बात और करना पड़ेगी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक में से सम्यक मिथ्यात्व एक और प्रकृति बढ़ गई जो सर्वघाती है, ठीक है। तो कितनी प्रकृतियों का? 6 प्रकृतियों का टोटल 6 प्रकृति हो गई। अब 6 प्रकृतियों का क्या होगा? या तो उदय भावी क्षय होगा, मतलब वर्तमान में काल उदय में आने वाली का उदय भावी क्षय, और भविष्य में उदय में आने वाली का सदवस्था रूपशम। 6 प्रकृतियों की बात हो गई। एक और बची अब सम्यक। सम्यक का क्या कि सम्यक को वर्तमान में जो उदय में आ रही है आने दो उसको, क्यों? देशघाती है, उदय में भी आ जाएगी तो भी सम्यक दर्शन में सिर्फ बाधा ही डाल पाएगी, वो सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं कर पाएगी, सम्यक दर्शन में दोष लगा पाएगी, सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए उससे हमें कोई समस्या नहीं। छायोग क्षमिक मतलब समस्या तो है, लेकिन छायोग क्षमिक सम्यक दर्शन बनाए रखने के लिए उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया छायोग क्षमिक भाव, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? समझ में आ गया सबको छायोग क्षमिक भाव क्या होता है? यहाँ लिखा था हमने मिथ्यात्व अनंतानुद्वी सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय भावी 6, यहाँ पे वापस अनंतानुद्वी 4, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, 6 प्रकृति है, 6 प्रकृति है, इनका सदवस्था रूपशम, और एक प्रकृति देशघाती जो है सम्यक, तो उसका वर्तमान में उदय, इसका जो भाव है उसको बोला छायोग क्षमिक भाव, ठीक है। अब ये समझना है क्या अपने को? मैं सोच रहा हूँ, चलो हमने कल पढ़ा था ना ये, तो एक्चुअली क्या होता है जब वो मिथ्यात्व टुकड़े होते हैं ना उपशम सम्यक अंतःकरण की चरम में, अंतःकरण परिणाम के चरण में जो मिथ्यात्व के टुकड़े हुए थे 3 में, तो वो प्रकृति तो एक ही है, उसका अनुभाग बदला था वास्तव में बस। हाँ, प्रकृति तो एक ही रहती है, लेकिन अनुभाग बदलता है तो नाम बदल जाता है। एकमात्र ऐसी प्रकृति 148 कर्मों में। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो जब वो अनादि मिथ्या दृष्टि था, उपशम मतलब टुकड़े होने के पहले जिसका मिथ्यात्व था, मान लो कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन समझ में आती है कि नहीं आती? ये मान लो 0% की इंटेंसिटी है, ये 100% की इंटेंसिटी, मतलब अनुभाग के हिसाब से ऐसी कोई रहती नहीं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब ये मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर यदि कोई इंटेंसिटी है तो उसको सर्वघाती बोलेंगे, इस लाइन के इधर जो उसको तेजघाती बोलेंगे, मतलब यदि इस इंटेंसिटी का उदय आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जीव का जो हाँ जीव के गुण जो है आंशिक प्रकट रहेंगे, लेकिन इधर से किसी का उदय का आया, अनुभाग का उदय, तो जीव के जो गुण है वो पूरे ढक जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, एक ही प्रकृति नादि मिथ्या दृष्टि के, तो पूरे इसके स्पर्धक जो है मिथ्यात्व के वो इधर है, सब इधर है, इधर एक भी नहीं है। हाँ, इधर और इधर हाँ ऐसा है ये, ठीक है। मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति। अब लेकिन जब इसके क्या हुआ, 3 टुकड़े हुए, तो इसमें से कुछ स्पर्धक जो थे यहाँ जो थे ना पहले स्टार्टिंग में, उसमें से कुछ जो है वो इधर चले गए, और कुछ क्या एक लाइन और बनानी पड़ी यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन ना वो ये वाली लाइन है, ये एसी वाली लाइन, ये लाइन है, इसके बाद में यहाँ पे एक लाइन और बनानी पड़ी एसी, तो इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो आए ना वो तो अब देशघाती हो गए, क्योंकि इसके इधर देशघाती थी सब, इसके इधर सब देशघाती थी, तो ये सम्यक, तो यहाँ पे जो आए उनका नाम दिया हमने सम्यक, तो है तो वही प्रकृति मिथ्यात्व की, लेकिन इसका अनुभाग बदल गया, तुमने नाम बदल दिया सम्यक, तो और कुछ जो यहाँ पे आए, हाँ कर्म के परमाणु, उनका नाम रख दिया सम्यक मिथ्यात्व। ये भी सर्वघाती है, हाँ इसके इधर देशघाती थी, इसके इधर सर्वघाती है, ऐसा, ठीक है। ऐसे तीन में इसको डिवाइड हो गई वो, ठीक है। और इसी को समझा तो शास्त्र में से समझाया हुआ इसको, लता दारू अस्थि शेल। अब ये इसको समझने के ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसकी उपयोगिता अपने को है तो सही, लेकिन आप कर्म कांड जीव कांड पढ़ोगे, लेकिन अपना काम तो हो गया समझने का, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये अपना प्रकरण पूरा हुआ किसका, छायोग क्षमिक भाव का। कुछ पूछना है आपको? ठीक, नहीं तो अपन चलते हैं आगे। अब आगे क्या कराना है? हाँ पूछो, बोलो, कुछ बोलना है क्या? ठीक, चलो आगे चलते हैं अपन। अब ये छायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। हाँ उसको उधर ले आना सर्वघाती, हाँ राइट में आएगी उसके, हाँ ठीक है। चलो अपन अब ये छायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि जीव बन चुका है, छायोग क्षमिक सम्यक दर्शन है। कल प्रश्न पूछे थे आपसे, बोला था कि विचार करके आना
कि छायोश्रमिक भाव जो हैं ये तो वास्तव में उदय भी चल रहा है, तो छायोश्रमिक उदिक भाव बोलना चाहिए ना इसको। सोचा किसी ने, विचार किया? छायोक्षमिक उदयिक सम्यक दर्शन बोलना चाहिए, प्रश्न ये था। तो छायोक्षमिक सम्यक दर्शन क्यों बोल रहे हैं? उदय उदय भी चल रहा है यहाँ पे। एक लॉजिकल आंसर दो उसका। देखो मैं देता हूँ, आपसे ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो छायोक्षमिक भाव है ना, या जो सम्यक दर्शन, अपन दर्शन ज्ञान, अपन इसकी बात करें किसकी, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की, और सुख और दर्शन ज्ञान चारित्र की भी बात करें यदि, तो ये सब आत्मा के गुण हैं, ये सब आत्मा में पाए जाते हैं। ये औपाधिक भाव नहीं है, ये कर्म के उदय से पाए पाए जाते हैं, ऐसे भाव नहीं है। तो हम यहाँ बोले हैं छायोक्षमिक औदयिक सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब क्या है कि कर्म के उदय से भी सम्यक दर्शन हुआ क्या? इसका मतलब ये हो जाएगा ये कर्म के उदय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कर्म के क्षयोक्षम से हुआ है, कर्म के उपशम से हुआ है, कर्म के क्षय से हुआ है। कर्म के उदय से यदि बोलने लग जाएंगे तो इसका मतलब है कि उदयिक भाव हो जाएंगे। उदयिक मतलब ये जीव का स्वभाव ही नहीं है, तो कर्म कर्म के कारण होगा ये तो। इसलिए ये उघाड़ है, जो आवरण था वो आवरण का उघाड़ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कर्म में उल्टा जो सम्यक नाम की प्रकृति है, ये देखो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, मैं बोल देता हूँ अभी से, आप चाहो तो लिख लो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सम्यक्त्व नाम की प्रकृति के उदय से जीव को क्षयोक सम्यक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कोई प्रश्न आएगा? सम्यक कर्म की सम्यक्त्व नाम की प्रकृति है, उसके उदय से जीव को क्षयोक सम्यक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रश्न आएगा। ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा, या क्या मतलब ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा, कुछ किसी में भी इस प्रकार की बता देंगे हम। हाँ, तो होती है क्या कि नहीं होती है? भाई कर्म के उदय से, सम्यक्त्व नाम की प्रकृति के उदय से जीव को क्षयोक सम्यक सम्यक दर्शन थोड़ी हुआ है, जो उसको क्षयोक सम्यक उदयिक बोलेंगे, उसको तो कर्म के क्षय और उपशम से हुआ है ना, तो उदयिक भाव थोड़ी है सम्यक दर्शन। उल्टा तो सम्यक नाम की प्रकृति दोष लगा रही है, नाम है सम्यक, देखो ध्यान रखना, नाम उसने भले अपना सम्यक तो धरा लिया, धोखा देने के लिए धराया, वो सम्यक की प्रकृति के उदय से जीव को सम्यक दर्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही ना बात? सम्यक नाम की कर्म की, मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी कर्म की, सम्यक नाम की जो प्रकृति है, उसके उदय के निमित्त से जीव को सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। उसके उदय से तो उल्टा जो सम्यक दर्शन की निर्मलता है, निर्मलता मलिन हो रही है, उसमें दोष लग रहे हैं तीन प्रकार के, चल मल और अघाड़। लिख लेना, चल मल अघाड़ दोष लगते हैं सम्यक प्रकृति के उदय से। जो ये सम्यक प्रकृति का उदय आया ना, क्या कर रही है अब? ये देशघाती का उदय आया ना, हम बोल रहे हैं देशघाती उदय क्या कर रही है सम्यक की? ये सम्यक दशा में दोष लगा रही है, नष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन मलिनता को दूषित कर रही है, मल लगा रही है उसमें। तो चल मल अघाड़ ये सम्यक प्रकृति के उदय से छायोक्षमिक सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष हैं। चल का मतलब क्या होता है? चल का मतलब थोड़ा चलायमान है, चलायमान का मतलब सम्यक दर्शन तो है जीव को, लेकिन चलाए थोड़ा अस्थिर है। अस्थिर मतलब थोड़ा चलायमान। अब चलायमान का मतलब ये मत समझ लेना कि ठीक है आज जैन मंदिर जाएगा और फिर क्रिसमस पे जिंगल बेल बजाएगा, ऐसा नहीं है चलायमान, वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। चलायमान मतलब क्या है कि ये तीन मंदिर लाइन से लगे हो एक ही गली में, मान लो, तो ये एक ही मंदिर में जाता है, क्यों? क्योंकि उसके दादाजी का मंदिर है वो। ये है चलायमान का मतलब। दूसरे जैन मंदिरों में नहीं आता, दूसरे दो में। तो इसकी श्रद्धा तो है पूरी पूरी, लेकिन इस प्रकार का इसमें दोष लग रहे हैं कि भाई भगवान तो जैसे बड़ी, जैसे श्रवण बेलगोला में जाएगा, बाहुबली हवन के दर्शन करेगा तो उसको ज्यादा आनंद आएगा, और छोटी मूर्ति के दर्शन करेगा तो आनंद तो आएगा, लेकिन कम आनंद आएगा। तो ये इस प्रकार के दोष है इसमें। ऐसा नहीं कि ये कहीं कुतत्व श्रद्धानी हो गया, या सरागी देवता को पूछने लग गया, या इसका जीवन में सदाचार नहीं पाया जा रहा है, वो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे भैया। हाँ, इस प्रकार के दोष है उसमें। अब साधर्मी वात्सल्य तो सब में एक तरीका नहीं है, उदाहरण के लिए किसी में ज्यादा है, ये तो मेरे परिवार का ऐसे ज्यादा वात्सल्य का भाव है, तो इस प्रकार के दोष है उसमें, ठीक है। वो वात्सल्य भाव क्या होता है अपना आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे एक्चुअली, तीसरी ढाल में। मल मतलब क्या होता है? अब मल दोष, अतिचार और अनाचार, ये चार प्रकार के बाधा कारक कारण हैं। मल, दोष, अतिचार और अनाचार। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी ये इसमें जो पंक्ति आएगी ना, पंक्ति आएगी इसमें, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। इसी पंक्ति, इसमें पंक्ति आएगी तीसरी ढाल में, आगे पंक्ति आएगी और उसी में मल की चर्चा करेंगे पंडित जी, खुद ही दोष की चर्चा करेंगे। इसमें दोषों की चर्चा है, 25 दोषों की चर्चा है इसमें, अतिचार की भी चर्चा है, तो साथ में हम मल की भी चर्चा, मल लिखा हुआ है वहां पे, तो मल की चर्चा भी करेंगे और साथ में अनाचार भी कर लेंगे, चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मल भी एक प्रकार का मलिनता है,
जैसी होना चाहिए वैसा सम्यक दर्शन नहीं, थोड़ा मल लग रहा है उसमें। अब वो समझा नहीं रहा हूं मैं भी क्या होता है मल, अपन आगे देखेंगे। अघाड़ मतलब जैसा गाढ़ा सम्यक दर्शन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि तो अब सीधी सी बात है ना भाई, औपशमिक सम्यक दर्शन से ज्यादा औपशमिक सम्यक दर्शन ज्यादा निर्मल था, क्योंकि सम्यक तनांग की प्रकृति वहां पे दोष लगाने के लिए नहीं थी, अब यहाँ दोष लगा रही है। तो यहाँ पे इसके जैसा अवगाढ़ होता है, तीर्थंकरों का परमाव गाढ़ होता है, वैसा इनका नहीं है, इसका थोड़ा अघाड़ है, गाढ़ा नहीं है मतलब सम्यक दर्शन। ठीक है, तो गाढ़ा का मतलब ये मत समझ लेना कि इसके अप्रतीति है तत्वों के प्रति या आत्मा के प्रति, ऐसा नहीं है। दोष है, अनाचार मत कर देना, ये अंतर है मल और अनाचार में। अनाचार तो क्या हुआ कि भंगी हो गया वो जो था वो, और मल मतलब कि हाँ ये कुंचित दोष लगे हैं, ठीक कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बस वो है। ठीक है, चलो आगे चले। अब अपने को पढ़ना क्या है आज, छायिक भाव पढ़ना थे। तो अब ये हो गया औपशमिक छायोपशमिक सम्यक दर्शन का वर्णन। अब ये जीव कहाँ से शुरुआत की थी अपन ने इसकी, कहाँ से की थी, पहले गुण स्थान से की थी, वहां तो इसको 3 करण परिणाम करवाए और उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। उपशम सम्यक दर्शन जब पूरा हुआ इसका काल, तब इसके जो 6 सर्वघाती प्रकृतियां थी उसका या तो उदय भावी क्षय कराया, वर्तमान काल में उदय में आने वाली और भविष्य में उदय में आने वाली का सदवस्था उपशम कराया, तो जो देशघाती एक प्रकृति सम्यक नाम की उसका उदय कराया। तो इससे जीव को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, क्योंकि दर्शन का घात करने वाली सारी प्रकृतियां जो देश सर्वघाती थी उनका उदय नहीं चल रहा है, अनुदय चल रहा है। ठीक है, देशघाती का चले तो चले, तो ये छायोपशमिक भाव करा दिया उसको। ठीक है, अब इसका छायोपशमिक भाव रहा कुछ टाइम के लिए, जो भी काल है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जीव ने और विशुद्धि बढ़ी अपने परिणामों की, और वापस से 3 करण परिणाम किए। जिन करण परिणामों से औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी वैसे ही 3 करण परिणाम और करे। तो उससे क्या हुआ फिर, इससे ये हुआ कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, विसंयोजना हो गई। अब क्या होती है वो देखते हैं, विसंयोजना। ठीक है, तो अनंतानुबंधी की हो गई विसंयोजना उन 3 करण परिणामों से। फिर क्या हुआ, फिर ये अंतर्मुहूर्त के लिए इसने ब्रेक लिया, ब्रेक लिया मतलब थोड़ा रुका अंतर्मुहूर्त, फिर वापस से ऐसे 3 करण परिणाम करे, वापस से 3 करण परिणाम करे, एक बार कर लेते विसंयोजना के लिए, फिर रुका अंतर्मुहूर्त, फिर वापस से 3 करण परिणाम वापस करे। फिर क्या हुआ, जो दर्शन मोहिनी की 5, 6, 7 जो भी प्रकृतियां थी इसके पास में, उन सब का हो गया क्षय, और ये बन गया, क्या पढ़ रहे हैं अपन, छायिक सम्यक दृष्टि बन गया। अब ये विसंयोजना क्या होती है और क्षय क्या होता है। विसंयोजना मतलब विवक्षित कर्म, विवक्षित प्रकृतियों का अन्य प्रकृति में परिणमन हो जाना। मैं संपूर्ण रूप से, हाँ पूर्ण रूप से लिख लेना, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप ये शायद इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, समझते हैं कल। अब सोच के रखो कि क्यों इंपॉर्टेंट है पूर्ण रूप। कल भी करवाया था ये, कल भी अपन ने अनंतानुबंधी का दूसरी प्रकृति में परिणमन कराया था, और आज भी करा रहे हैं। अंतर समझ में आ गया क्या है, अभी समझते हैं। चलो पहले 6 पढ़ते हैं अपन। 6 अब 6 में क्या है कि विवक्षित प्रकृतियों का क्षय, विवक्षित प्रकृतियों का आत्मा से पूर्ण वियोग, पूर्ण शब्द यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वियोग हो जाना। ठीक है, तो विसंयोजना किसकी करानी है, अपने पास देखो लड़ने के लिए क्या है, प्रकृतियां अपने पास 7 से लड़ना है अभी तो अपने को। इसको क्या है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना, सम्यक दर्शन में बाधा डालने वाली 7 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहिनी की 3, तो 7 की बात करना है अपने वहां पे। तो 7 में से कुछ की विसंयोजना है, कुछ का क्षय है। तो विसंयोजना किसकी है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। ये अपन ने जो परिभाषा लिखी था, फार्मूला है विसंयोजना का। इसमें अब करेंगे विवक्षित प्रकृति कौन सी हमारी, हमारी विवक्षित प्रकृति है अनंतानुबंधी कही कषाय चौकड़ी, है ना। अनंतानुबंधी की कषाय चौकड़ी हमारी विवक्षित प्रकृति है, जिसकी हम विसंयोजना कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये जीव को दर्शन में बाधा डाल देती, उदय में आ जाती है। तो अभी तो नहीं चल रही है, अभी तो उसका उदय भावी क्षय और सदावस्था रूपशम चल रहा है, लेकिन ये कभी उदय में आ जाएगी भाई। ऐसा मत समझना कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन है तो वापस मिथ्या दर्शन में नहीं आ सकता, मिथ्या पहले गुण स्थान में आ सकता है।
वो तो भाई जब तक चल रहा है इसका सम्यक का उदय तक ठीक, मतलब बाकी सबका जब सवदवस्था रूपशम और उदय भावी चले तो ठीक, उनमें से यदि नहीं चला तो वापस वो स्थान बनेंगे जो पढ़ के आ गया, तीसरा दूसरा पहला सब बन जाएंगे, कुछ भी बन सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है किसका उदय आया। दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा भैया, हाँ तीसरा और पहला, दूसरा तो औपशमिक में बनता है बस, और ये चल रहा है छायोपशमिक, ठीक है समझ में आ रहा है ना। दूसरा तो औपशमिक में बनेगा, लेकिन पहला और तीसरा वापस बन जाएगा इसका। पहला कब बनेगा, मिथ्यात्व उदय में आ गया, तीसरा कब बनेगा, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, ठीक है। तो ये अनंतानुबंधी और ये इनका कोई भरोसा नहीं कभी भी उदय में आ जाए, तो अब क्या करें, इनका इनका परमानेंट इलाज करो अब। तो परमानेंट इलाज करने के लिए सबसे पहले लिया अनंतानुबंधी को। अनंतानुबंधी हमारी विवक्षित प्रकृति है, उसको तीन करण परिणाम से जीव ने अन्य प्रकृति में परिणमन करवा दिया। अन्य प्रकृतियां कौन सी है अब ये, तो लेना चारित्र होने की है अनंतानुबंधी के बाद वाली, मतलब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन या नो कषाय, किसी चीज में भी करा दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो जो प्रकृतियां हैं वो बाधा नहीं डालेगी इसमें, किसमें, दर्शन में बाधा डाल, चारित्र में बाधा डालती है। और ये अनंतानुबंधी दर्शन में डालती, चारित्र में डालती, दोनों में डालती है। अपन दर्शन की अपेक्षा से कथन करेंगे तो अनंतानुबंधी दर्शन में बाधा डालती है। तो अनंतानुबंधी का हमने तीन करण परिणाम से अन्य प्रकृति में पूर्ण रूप से परिणमन करा दिया। पूर्ण रूप से क्यों बोल रहे हैं इतना स्ट्रेस देके, कि कल भी कराया था, कल भी अनंतानुबंधी का अपन ने कराया था, लेकिन 1 बाय 1 कराया था, दिहाड़ी श्रमिक की तरह बार बार काम करना था। क्षयोक्षम में बार बार काम करना है, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन में, कि भैया वर्तमान काल में उदय में आ रही ना, एक समय पहले अनंतानुबंधी को बाकी बाकी जो बची 21 में उसमें कन्वर्ट करवाया, फिर एक समय पहले, फिर एक समय पहले, एक समय पहले, बार बार करवा रहा है। विसंयोजन में क्या करना है, एक साथ जितनी भी सत्ता में है, सत्ता में जितनी भी है पूरी की पूरी लेना एक बार में। आत्मा के साथ बंधा हुआ अनंतानुबंधी चौकड़ी, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का चारित्र मुनि का कर्म पूरा ले लेना एक बार में सत्ता में, और सबको सब एक बार में क्या करना है, तीन करण परिणाम से बाकी प्रकृतियों में परिणमित करा दिया सबका। ये अब सत्ता में बची नहीं, अनंतानुबंधी की सत्ता खत्म। सत्ता मतलब आत्मा के साथ उसका सत्व खत्म हो गया, जीव के साथ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है ही नहीं। चार कर्म चार शत्रु कम हो गए उसके, 148 में चार शत्रु कम हो गए। 148 बोल रहे हैं भैया, 148 के 148 बंदे भी नहीं रहते एक समय में, हाँ ऐसा मत मान लेना कि एक समय में इतने बंदे रहते, लेकिन मैक्सिमम बंदे तो कितने बनते हैं नाना प्रकृतियों की अपेक्षा 148। तो 148 में चार शत्रु कम हो गए इसके, हमेशा के लिए हुए कि नहीं वो बात अब, लेकिन अभी तो हो गए, ठीक है। अब वापस कब एड होते हैं वो देखते हैं, और वो विषय नहीं अपना, बाकी हो गए, अभी तो नहीं है, ठीक है। आगे चले यहाँ से हम, अनंतानुबंधी का काम हो गया खत्म। अब ये जीव अंतर्मुहूर्त रुका, अंतर्मुहूर्त रुकने के बाद वापस से तीन करण परिणाम। अब आई दर्शन होने की बारी की, इसका भी काम करना पड़ेगा कुछ, तो इसका क्या करें। अब इसमें क्या है कि अब जो अनंतानुबंधी में करा था कि दूसरे में भेज दिया था, इसमें अब दूसरे में ही नहीं भेज सकते। अब दूसरे में भेजेंगे इसकी, क्योंकि ये जाएगी इसी की भाई बहनों में। इसकी भाई बहन क्या है अब, हाँ तीन ही है। अब तो आप ये बोलोगे कि सबको सम्यक में भेज दें, वो बाद में उदय में आती है सम्यक, तो फिर वो निर्मल सम्यक दर्शन नहीं रह पाएगा, क्षयिक नहीं रह पाएगा फिर वो। तो अभी क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखो बड़ा आसान है इसका काम, तो और भी आसान है, परमानेंट काम है इसका। तो इसमें क्या करना है कि जितनी भी प्रकृतियां थी मिथ्यात्व की आत्मा में, सब इकट्ठी करो। सम्यक तो मिथ्यात्व की इतनी प्रकृतियां सब इकट्ठी कर ली, और फ्यूचर में आने वाला जो सम्यक कर्म है उन सबको भी लेकर आए, भविष्य में से खींच खींच के वर्तमान में लेके आए। हाँ, भविष्य में से खींच खींच के वर्तमान में लेके आए, और क्या करा, उनको सबको एक समय में सबकी उदीर्णा करा दी। मतलब जिस समय क्षय करवाना था, जिस समय मतलब जो भी क्षय का काल है, उस क्षय के काल में सबको खींच खींच के लाए भविष्य में से, और वर्तमान में ला ला के मिथ्यात्व आ जाओ, सम्यक मिथ्यात्व आ जाओ, सम्यक प्रकृति भविष्य की भी वर्तमान में आ जाओ, उदय में आ जाओ, हम उदय को भोग लेंगे, लेकिन हमारी सत्ता में से गायब हो जाओ। तो ऋचा देख रही है ऐसे कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मिथ्यात्व की प्रकृति को भविष्य में से वर्तमान में लाएंगे, उदय में लाएंगे, तो मिथ्यात्व का उदय जब हो जाएगा तो जीव वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो कैसे लाए, तो इसको ऐसे नहीं लाना है। तो कैसे लाना है, मिथ्यात्व उदय में आओ, लेकिन अनंत गुणाहीन अनुभाग से उदय में आओ। समय मिथ्यात्व भविष्य की वर्तमान में उदय में आओ, जितनी भी भविष्य में उदय में आने वाली ना, सबको खींच में वर्तमान में लाओ, और अनंत गुणाहीन करवा के उसको उदय में लाना है। और यहाँ पे ऋचा बोल रही उदय भावी क्षय है क्या ये, तो ये क्या, तो इसको क्षय बोलो पूरा। उदय भावी में तो क्या है कि वो भविष्य में सत्ता में रहती है, इसलिए उदय भावी बोला है, तो क्षय हो गया। क्षय मतलब जितनी प्रकृतियां थी ना, सबकी सब निकल गई, दर्शन होने की सत्ता ही खत्म हो गई।
उदय भावी क्षय में सत्ता थी भैया भविष्य में, इसलिए उसको उदय भावी क्षय वहां लगाना पड़ा। और वहां पे वो एक एक करके कर रहे थे, एक एक का कर रहे थे बार बार, इसलिए उदय भावी क्षय। यहाँ तो पूरा क्षय हो गया। ये अंतर है क्षय और उदय भावी क्षय में। उदय भावी क्षय में बार बार काम करना पड़ रहा था, हर समय काम करना पड़ रहा है अनंतानुबंधी पे। और क्षय में क्या करा, एक बार ही काम करा, परमानेंट काम कर दिया। लेकिन हाँ वर्तमान उदय, सही बात है, वर्तमान काल में उदय में आने वाली उदय भावी क्षय में। और क्षय में तो क्या है, भविष्य में भी आएगी, उसको भी खींच के लेकर आ गए वर्तमान में। और क्या करा, सबको कन्वर्ट कर दिया सम्यक में। सम्यक का उदय भोग लिया जीव ने। क्यों भोग लिया, इसके उदय में जीव सम्यक दृष्टि बना रहता है। लगे चल मला गाड़े, एक बार में लग गए जितने लगना थे। और वैसे भी उसका अनंत गुना विहीन कर दिया ना अनुभाग। और वैसे भी चल ही रहा था चल मला गाड़, दोस्तों वैसे चल रहे थे उसके। अब क्या हुआ, अब जीव के 3 दर्शन में होने की सत्ता खत्म, 4 अंतानुबंधी क्षय चौकड़ी खत्म। मतलब जो जो प्रकृतियां दर्शन मोह में दोष लगाने का या उनको घात करने का काम करती थी, दर्शन मोह को नहीं, सम्यक में दोष लगाने का, सम्यक को बाधा डालने का, सम्यक को घात करने का काम करती थी, सम्यक दर्शन का उनकी सत्ता ही खत्म कर दी। तो अब जीव क्या है, निर्मल सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया। और क्या हुआ साथ में, पता है आपको, सम्यक दृष्टि हो गया। अब वापस से मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। क्षयिक सम्यक दर्शन भले ही नरक में चले जाए, क्षयिक सम्यक दर्शन को लेके जाएगा, निर्मल सम्यक दर्शन को जाएगा नरक में लेके, भले ही नरक चले जाए। तो आप बोलोगे सम्यक दर्शन होगा नरक भेज रहे हो इसको, वो पढ़ेंगे, वो आएगी पंक्ति इसमें, प्रथम नरक बिन छठ भूजोति श्वान भवन छंड, कहाँ जा सकता है अब ये। और ये क्या सभी कहाँ जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन हम नरक भी चले जाए तो क्षयिक सम्यक दर्शन लेके जाएगा नरक में। ये इतना बड़ा काम हो गया। और उसके संसार सागर अब ये क्या कहीं भी जाए, सम्यक तो आनंद होगेगा, सीधी सी बात ये। सम्यक दर्शन का आनंद ही अपने आप में एक आनंद है। ठीक है, अब यहाँ पे वो प्रश्न था एक कि भाई वो अनंतानुबंधी, हाँ बोलो। नरक में सम्यक दर्शी क्यों जाते हैं? जाते ना भाई, जाते हैं, पहुंचाएंगे नहीं, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था, वहां तो बोला था कि सम्यक दर्शन होते नहीं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं वो। नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोला था हालांकि मैंने, लेकिन हम पहुंचाएंगे। आप अभी पंक्ति आएगी इसमें, मैंने पंक्ति बताई प्रथम पर लिखा तो है, आप पढ़ लेना, प्रथम नरक बिन ऐसा लिखा हुआ है ना, पंक्ति इसमें पढ़ लेना, अभी छड़ाला में आगे आएगी, सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट छंद है। ठीक है ना, तो अभी उसकी विवक्षा भी नहीं कर रहे हैं कि कैसे भेजेंगे, हम भेजेंगे, लेकिन उनको क्षयिक सम्यक दृष्टि को भी नरक में भेजेंगे हम। ठीक है मतलब जाते हैं वो भी। और आपसे शायद मैंने आपका प्रश्न पहले भी था, मैंने आपसे बोला भी था कि यशोधर मुनिराज की आप कथा पढ़ना, आपने पूछने रहा सबके सामने, आपने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो आप पढ़ना, यशोधर मुनिराज और राजा श्रेणिक। ठीक है, आपको पता पड़ जाएगा। प्रश्न आपका पहले भी था पहली ढाल में, मैंने बोला था कि बाद में बताएंगे, और बाद अब आएगी तीसरी ढाल में, वो तीसरी ढाल में बात करेंगे उसकी। तो अपना विषय भी नहीं है, लेकिन अब में तो ये विषय तो ये है अपना कि क्षयिक सम्यक दर्शन यहाँ भी जाएगा, अब सम्यक दर्शन के साथ जाएगा अपना। मतलब एक ऐसी चीज है कैरी फॉरवर्ड होती है। और यही नहीं क्षयिक सम्यक दृष्टि, भैया क्षय सम्यक भी जाएगा ना, तो भी वो सम्यक दर्शन लेके जाएगा, लेकिन छूट भी सकता है उसका बीच में कहीं। लेकिन क्षयिक का तो छूटेगा ही नहीं अब, क्यों, क्योंकि सत्ता खत्म हो गई ना उनकी। अब कोई बोले ऐसे कैसे सत्ता खत्म हो गई, नया बांध लिया तो भाई अभी तो बांध लिया, सत्ता खत्म, अब अनंत आश्रव तो कर रहा है ना, ये अनंतानुबंधी का आश्रव कर ले, दर्शन का नया आश्रव कर ले, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो सत्ता खत्म हो? चलो अभी सत्ता खत्म हो गई, अब नया आश्रव कर ले, और नया आश्रव का उदय भी आ जाए मिथ्यात्व का, तो अपन मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा ये क्षयिक सम्यक दृष्टि? नहीं, नया आश्रव कर ले तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि नहीं, प्रश्न ये है कि भाई आप इस समय तो हमने मान लिया क्षय हो गया इनका, दर्शन मोहनी की 3 का पूरी सत्ता में चली गई, अनंतानुबंधी भी पूरी सत्ता में से चली गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि नहीं मान ली जीव ने, तो नए आश्रव तो चल ही रहा है ना, इसका आश्रव थोड़ी रुक गया कर्म प्रकृतियों का, कि रुक गया? हाँ, जैसे ही चतुर्थ गुणस्थान में प्रवेश करता है जीव, ऐसा नहीं कि क्षयिक था तब, ऐसा भी नहीं कि क्षयोक्षमिक था तब, जब औक्षमिक सम्यक दर्शन ही हो गया था चतुर्थ गुणस्थान में इसको, तब से ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नवीन आश्रव रुक गया था। शास्त्र की भाषा में बोले तो बंद व्युच्छुत्ति हो गई थी, बंद व्युच्छुत्ति। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बंद व्युच्छुत्ति हो गई मतलब क्या,
नवीन कर्म, विवक्षित कर्म की नवीन प्रकृति का आश्रम न होना। विवक्षित कर्म की नवीन, विवक्षित कर्म का आश्रव बंध रुक जाना। बंध विच्छित्ति हो गई, मतलब क्या कि जैसे चौथे गुण स्थान में गया जीव, वैसे ही नवीन लिख लेना साथ में है, नवीन बंध, पुराना तो रहेगा। ठीक है, अब समझ रहे बात को। दर्शन मोहनी कर्म बांधा जिसने 1 किलो, सत्ता में था, उपशम दम्भ दर्शन काल के पहले में पूरा 1 किलो था। उपशम में अब ये बढ़ता है रेट से, मान लो हर एक समय में, हर 1 मिनट में 1 किलो बढ़ जाता है मान लो, तो हर 1 मिनट में 1-1 किलो बढ़ रहा था, लेकिन जितना बढ़ रहा था उदय में आगे 6 भी होता, 10 किलो कांस्टेंट था इसके पास में। अब जैसे ही चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश किया इसने, तो ये 10 किलो था, 10 किलो तो रहेगा, लेकिन वो 1-1 मिनट में 1-1 किलो बढ़ने वाला वो नहीं रहेगा। तो 10 किलो तो है, वो 10 किलो का आप क्या इसने शुरू कर दिया है, एक एक करके स्टॉक आउट करना शुरू कर दिया है उसको, और 6 करके तो पूरा 10 किलो हटा ही दिया है इसने। समझ में आ रहा है? तो नवीन नहीं बंधेगा, इसलिए जो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करवा दी है और जो दर्शन मोह का क्षय करा दिया है, अभी तो क्षय सम्यक दृष्टि हो गया। अब ये पहले कभी तीसरे गुण स्थान में जाएगा ही नहीं, कभी दूसरे में जाएगा ही नहीं, पहले में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब जिन गुण स्थानों में मिथ्यात्व और दर्शन होने का नवीन आश्रय हो सकता है, उन गुण स्थानों में तो प्रवेश ही नहीं करेगा ये, और जिस गुण स्थान में ये है और इसके आगे के गुण स्थानों में तो दर्शन मोहनी का अनंतानुबंधी का आश्रय बंदी नहीं होता है। इसका मतलब परमानेंट इलाज हो गया ना, यही बात समझ में, दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का परमानेंट इलाज हो गया क्षयिक सम्यक दर्शन से। ठीक है, हाँ। अब एक कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ये जरूर है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी इसने, और 3 करण कर परिणाम करने के पहले, मतलब दर्शन मोहनी के क्षय करने के पहले इसके मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो वापस पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा, वहां पे वापस नई अनंतानुबंधी लेके आ सकता है। ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए उसको विसंयोजना बोला, यहाँ पे क्षय नहीं बोला है। तो आप बोलो इसका भी क्षय बोलो ना, क्योंकि सत्ता चली गई ना इसकी पूरी, लेकिन इसको हम क्षय नहीं बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, लेकिन उसको समझ नहीं रहे आप, ठीक नहीं समझ में आए तो भी ठीक है, चले आगे चले यहाँ से। तो क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली इसने। अब ये एक बात और है भाई, ये पूरा चतुर्थ गुण स्थान का वर्णन हमने 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते ना, वो पढ़ लिए हैं, उपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चतुर्थ गुण स्थान में ही होते हैं ये सम्यक दर्शन आगे भी हो सकते हैं जीव को, क्योंकि हमने देखा था पहले गुण स्थान वर्ती जीव सीधे छलांग लगा सकता है 7वें में, मतलब 7वें गुण स्थान में भी उपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये उपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक सिर्फ चौथे गुण स्थान वर्ती जीवों की दशा है, और उल्टा हमने तो यही बताया था कि सम्यक दर्शन ये तो आदि दीपक है, इसके बाद की सारे गुण स्थान में कोई ना कोई सम्यक दर्शन चलेगा इसमें से, या तो उपशमिक चलेगा, क्षयोपशमिक चलेगा, क्षयिक चलेगा, कोई ना कोई सा चलेगा। ये मत समझना कि क्षयिक होगा तो यही होगा बस चौथे में होगा, ऐसा मत समझना। उपशमिक होगा तो चौथे में ही होगा, ऐसा मत समझना। क्षयोपशमिक होगा तो चौथे में होगा, ऐसा मत समझना। आगे के गुण स्थानों में भी कहीं कहीं उपशमिक हो सकता है, कहीं कहीं क्षयिक हो सकता है, कहीं कहीं क्षयोपशमिक हो सकता है, लेकिन हमने अभी पढ़ लिया है क्योंकि यहाँ पे सम्यक दर्शन कराना था अपना, तीनों करा दिए एक ही में उसके। ठीक है, चले अब आगे यहाँ से। अब बात ये है कि चलो अपन यही पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गया। भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछना, तो आगे चलो, ये हो गया हमारा। ठीक है, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो गए हैं, उपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। आगे चलें यहाँ से। बंद विच्छेदी में एक बात और लिख लेते हैं भाई, चतुर्थ गुण स्थान में पूछेंगे नहीं एग्जाम में, आप लिख लो बोले आप। चतुर्थ गुण स्थान में ऐसा नहीं कि सिर्फ अनंतानुबंधी और दर्शन मोह, साथ में पूरी प्रकृतियां हैं। 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छेदी हो जाती है, कर्म प्रकृतियों की विच्छेदी है बंध विच्छेदी, मतलब 148 प्रकृतियों में से 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बनेगी चतुर्थ गुण स्थान में, उसके आगे भी नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। 41 40 और 148 में से 1/3 शत्रु गायब हो गए, कितने 1/3 से थोड़े से ज्यादा ही है, कम ही है। हाँ, की बंध युच्छुत्ति है। ठीक है, तो आप पूछोगे और कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, वो भी बताओ, तो अपना विषय नहीं है वो ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप कॉमर्स कांड में से आप पढ़ लेना चतुर्थ गुण, और देखते हैं तो अपना आगे पूरे 13 गुण स्थान पढ़ लेंगे, तो अपन देख लेंगे एक साथ कि कौन से गुण स्थान में कौन सी, जैसे पहले गुण स्थान में सभी किसी की विच्छेदी नहीं है ना, लेकिन 2 प्रकृतियां फिर भी नहीं बनती पहले गुण स्थान में।
पहले गुण स्थान में 2 प्रकृतियां अभी भी नहीं बनती, 3 प्रकृतियां हैं जो पहले गुण स्थान में बन ही नहीं सकती है। एक तीर्थंकर, हाँ, और नहीं, आहारक द्विक, आहारक और आहारक आंगोपांग, अभी प्रकृति के नाम सुने नहीं होंगे आपने, लेकिन पहले गुण स्थान में भी ये इनको बनने के लिए सम्यक दृष्टियों को बनती है बस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा विवेचन है उसका, अपन तो नहीं कर रहे हैं, तो अपन देखेंगे, अभी टाइम मिला तो एक साथ क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, 14 गुण स्थान लिखेंगे, या बंधु उच्छत्ति की टेबल बना लेंगे, तो देख लेंगे कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति की बंधु उच्छत्ति है, वो एक साथ देख लेंगे सब अपन। ठीक है, तो उसमें आप देख लें, काउंट कर लेना, फिर ऊपर से क्यूमुलेटिव टोटल लगाएंगे तो 41 की टोटल आएगी चौथे गुण स्थान में, और नीचे तक जाएंगे ना जब 13वें में तो 148 हो जाएंगे पूरे। मतलब सिद्ध भगवान को एक भी प्रकृति का आश्रय बंध नहीं है, अयोग केवली के नहीं है, सिद्ध भगवान की क्या बात करें, अरिंद भगवान तक तो है, उसके बाद नहीं है, सहयोग केवली तक है। चलो अपन आगे चले यहाँ से, ये तो अपना प्रसंग हो गया पूरा, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबको अच्छे समझ में आया है, मतलब एग्जाम में टफ पेपर, टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन। ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, अपन वो बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है, भी इंटरेस्टिंग चार्ट टाइप का है कि कहाँ से आ सकता है, कहाँ जा सकता है। बना लो भाई, चलो बताओ, आपको बताना है, एक बनाओ आप सब लोग, 3 4 5 6 7 14। और पहले क्या लिखा था अपन ने, जाने वाला क्या, हाँ पहले कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, चतुर्थ गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, बताओ भाई, शुरू करो। ऋचा बोल रही पहले में जा सकता है, पहले में पहुंचा दिया। पहले में, हाँ पहले में, और पहले में जा सकता है सम्यक मिथ्या के उदय से। हाँ पहले में जा सकता है, पहले में मिथ्यात के उदय से जा सकता है। हाँ, और तीसरे में सम्यक मिथ्यात का उदय होगा तो जा सकता है। हाँ, फिर अगर मिथ्या सम्यक मिथ्यात सब चले गया, उपशमिक आ गया, वो क्या अनंतानुबंधी भी कम हो गई तो 5वें में जा सकता है। फिर इस हिसाब से है मिथ्या सम्यक मिथ्या सब खत्म हो गया, सिर्फ सम्यक बचा, हाँ, तो 5वें में जा सकता है। ये तो नहीं, ये तो बताया ही नहीं है, कहाँ से आप मन से बोल रहे हो क्या? 5वें की तो बात, अच्छा, तो 5वें में जा सकता है, नहीं, अच्छा, आप अच्छा, नहीं, वो उसकी कंडीशन अलग है भैया। हाँ। अच्छा, चलो इतना तो आप दिमाग तो लगाया, अच्छी बात, खुशी की बात है। और बताओ, अभी तो जो अपन ने पढ़ा उसमें से तो बताओ, अभी कहाँ कहाँ जा सकता है चौथे से? हाँ, अगर सारी चीजें खत्म हो गई, हेलो, हाँ, अरे 6 कर दिया उसने सभी चीजों का, और हाँ, अनंतानुबंधी का भी विवेक्षण जो भी अपन ने पढ़ा अभी, विसंयोजना, हाँ, तो वो भी मतलब आगे की प्रक्रिया, आगे के गुण स्थान में भी जा सकता है। नहीं, वो तो अपन आगे के तो पढ़े, पीछे के तो पूरे कर लो, अभी 1 बज गया, उसको भी तो ले जाओ, उसको तो ले ही नहीं गया भैया, इतने करवा दिया यार, ऐसा मत करो भैया। तीनों में जाएगा, तीनों में जा सकता है, कैसे कि भैया मिथ्यात्व का उदय में आया तो पहले में चला गया, और अनंत अनुबंधी आ गया उपशम सम्यक दर्शनी काल में दूसरे में चला गया, और उपशम सम्यक दर्शन के काल में सम्यक मिथ्यात्व का आया तीसरे में चला गया। ठीक है, अब आगे पहुंचाते हैं, वो तो मैं लिख दूंगा, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। चौथे से कहाँ जा सकता है? 5वें में जा सकता है, और चौथे से कहाँ जा सकता है? 7वें में। ठीक है, छठे में क्यों नहीं ले जा रहे बार बार? ऋचा का प्रश्न अब आया इतने टाइम बाद, छठे में आप छठा इग्नोर कर रहे हो, देखते हैं वो छठे का, वैसे ही छठे का वही गणित है कि उतरते हुए का है वो, झूलते हुए का है वो, देखते हैं बाद में। तो ये तो जानने का हुआ, आ कहाँ से सकता है? अब ये आपको बताना है पूरा, आ कहाँ से सकता है, बताओ। पहले से चौथे में आ सकता है, पहले से चौथे में आ गया, ठीक है, और तीसरे से भी चौथे में आ सकता तीसरे है, से चौथे में आ सकता है, दूसरे से नहीं आ सकता है, बहुत बढ़िया, दूसरे से मत ले आना, और चौथ और तो नियम से पहले नहीं जाएगा बस। हाँ, और इधर से ये ऐसा, ठीक है, और बाकी 5 और 6 से भी आ सकता है, डायरेक्ट बोल रहे हो भैया, हाँ डायरेक्ट समझना है, यहाँ पे टप्पा नहीं खिलाना, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। आने के लिए तो 11वां वाला भी आ जाएगा पहले में, उस दिन भी बताया था कि आने के लिए तो 11वां वाला पहले में आ जाएगा, 11वां वाला का सप्तम में चला जाएगा नीचे में, लेकिन यहाँ पे अपन डायरेक्ट ले जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो कहाँ से आ सकता है, कहाँ जा सकता है, इसका ये डायग्राम बना है चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का। ठीक है, अब इसमें जब ले गए थे और यहाँ ले गए, और जब लाए यहाँ, जब यहाँ से लाए तो आपको ध्यान रखना है बस कि ये एक बार का साथ ये सम्यक मिथ्यात्व, हाँ सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है चलेगा ये भी ना, ठीक है, कंडीशन नहीं इसमें, देखा कोई कंडीशन बनती है स्पेशल कि भाई ऐसे जीव होना चाहिए, तो ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है इसमें, कहीं भी जा सकता है वो।
ठीक है, चलो ये हो गया सम्यक दर्शन का अपना चार्ट बन गया। अब चौथे गुण स्थान का, सम्यक दर्शन का चौथे गुण स्थान का है भैया, लिख लेना चौथा गुण स्थान। सम्यक दर्शन नहीं का है, चौथे गुण स्थान का है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में क्या अंतर है कि भाई चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन उसको हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं रहता, आगे भी सम्यक दृष्टि है वो। तो सम्यक दर्शन का चार्ट नहीं है ये, सम्यक गुण स्थान का चार्ट है, चौथे गुण स्थान का। पांचवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन है उसको, लेकिन वहां पांचवें गुण स्थान का अलग बनाएंगे अपन। ठीक है, अभी चौथे गुण स्थान वर्ती जीव यदि चौथे गुण स्थान में रहा तो मिनिमम कितने काल रहेगा? और अधिकतम रहा तो कितने काल रहेगा? मिनिमम तो आप बताओ, मिनिमम कितना रहेगा? चौथे गुण स्थान में रहा, मिनिमम रहा तो कितना रहेगा? पढ़ा है अपन ने, पढ़ लिया है। चौथा गुण स्थान वर्ती जीव मिनिमम चौथे गुण स्थान में मिनिमम रहा तो कितने काल रहेगा? हाँ, अधिकतम 2 घड़ी। अंतर मुहूर्त बोलना पड़ेगा उसको। अंतर मुहूर्त हो गया। क्यों अंतर मुहूर्त? कि वो उपशम सम्यक दर्शन पढ़ा था ना उसको, कि उपशम सम्यक दर्शन ने कहा ही अंतर मुहूर्त का अधिकतम बोल रहे हैं वो भी, वो बड़ा तो ठीक है। वो अंतर मुहूर्त में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अंतर मुहूर्त में, दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, पहले में आ सकता है, तो अंतर मुहूर्त काल है इसका, जघन्य काल। किसका बोल रहे हैं? चौथे गुण स्थान का बोल रहे हैं भैया, उपशम सम्यक दर्शन का नहीं बोल रहा अंतर मुहूर्त। अभी अपन गुण स्थान की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान वर्ती का जघन्य काल अंतर मुहूर्त। चौथे गुण स्थान वर्ती यदि कोई जीव चौथे गुण स्थान में रहा तो अधिकतम कितने काल तक रहेगा? अभी थोड़ा डिफिकल्ट है भैया, इसके लिए क्या डिफिकल्ट है? कोई बताना चाहता है क्या कि कैसे करेंगे इसको? डिराइव कैलकुलेट करा हुआ शास्त्रों में कैसे करते हैं? तो देखो, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की उत्कृष्ट आयु कितनी है किसी एक गति में? सर्वार सिद्धि का देव, सम्यक दृष्टि, मतलब चतुर्थ गुण स्थान में। सर्वार सिद्धि पड़ी थी ना भैया, भूल तो नहीं गए? हाँ, अनुत्तर विमान बीच वाला, और वैसे सभी अनुत्तर के सभी विमान ले सकते हो वैसे तो आप, क्योंकि उनकी भी मिनिमम मैक्सिमम आयु ऐसी है, लेकिन अपन चलो सभी ले लो। तो अनुत्तर विमान में अधिकतम आयु, कोई सा भी अनुत्तर विमान हो, सर्वार सिद्धि हो या उसके आसपास के 4 हो, अधिकतम आयु उसकी है, वहां के देव की अधिकतम आयु है 33 साल, और सर्वार सिद्धि की तो अधिकतम है ही 33, उसकी मिनी मतलब उसकी 33 है ही है, बाकी सबके अधिकतम 33 है। ठीक है, तो 33 सागर की तक तो वो चौथे गुण स्थान में है। ठीक है, सर्वार सिद्धि का देव। ठीक है, उसके बाद जन्म लिया उसने, जन्म कहाँ लेगा? वो सर्वार सिद्धि का देव है, त्रिंश में तो जाएगा नहीं, कोई नरक में तो जाएगा नहीं, मनुष्य में जाएगा, और देव बनते नहीं वापस से, वो देव नारकी में जाते नहीं है, नियम है, त्रिंश में जाएगा नहीं है उसको। तो ये तो एक भावावतारी है, सर्वार सिद्धि का देव है तो। और यदि बाकी का है तो वो एक से ज्यादा 2 या 3 ऐसा कुछ है, द्वितीय चर्मो, लेकिन उसमें भी फिर वो थोड़ी कंडीशन है, तो अपन उसमें तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सर्वार क्या इसको मनुष्य जन्म करवाया इसने, मनुष्य जन्म करा दिया। अब मनुष्य जन्म में कब तक, मनुष्य जन्म में जैसे जन्म लेगा तो गुणस्थान गिर जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, गुणस्थान गिर जाएगा। अपन गुणस्थान बना के रखो, सर्वार सिद्धि के देव ने जन्म लिया तो उनका तो गिरेगा ही नहीं, बाकी ने जन्म लिया तो उनका भी गुणस्थान नहीं गिराना अपन, क्योंकि सम्यक दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। यदि जीव अभी सम्यक दृष्टि है तो वापस से कैरी चिपकली चल रही है, तो सम्यक दृष्टि है, उसको मरण को प्राप्त हुआ, मरण समय यदि सम्यक दर्शन है तो मरण के बाद जहां जन्म लेगा सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म लेगा। तो साथ में क्या जाएगा? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी। तो क्या जाएगा? सम्यक दृष्टि है जीव तो सम्यक दर्शन साथ में जाएगा, ये रत्न साथ में जाएंगे, तो यही जाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक चाहे साथ में नहीं जाएगा भैया, हो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये 3 रत्न से 2 रत्न साथ में जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करना है तो ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट तो ये, बाकी सब तो यही छूट जाएंगे, बेड डेप्थ से। बाकी तो पड़ोसी के मकान में इन्वेस्टमेंट करना ही ऐसा है। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में इन्वेस्टमेंट किया तो ये साथ में जाएगा। ठीक है, तो ये साथ में गया। 33 सागर की आयु वाला देव मनुष्य में जन्म लिया, सम्यक दर्शन के साथ जन्म लिया। अब मनुष्य की उत्कृष्ट जो आयु है सर्वार सिद्धि के देव की, वो पूरी करवा लो इसके साथ। तो कितनी हुई? 33 सागर। ठीक है, ये कहां? सर्वार सिद्धि का देव प्लस वहां से मरण करके मनुष्य बना, तो मनुष्य की आयु 1 पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु रहती है। 1 पूर्व कोटि, या पूर्व कोटि क्या अपन देखें किसी दिन, 1 पूर्व कोटि। लेकिन 1 पूर्व कोटि तक
ये तो पूरी आयु है। लेकिन इस सर्वार्थ सिद्धि का देव उसको तो एक भवावतारी भी है, मोक्ष जाना है उसको, तो अंतर मुहूर्त, हाँ अंतर मुहूर्त कम कर लेना, क्योंकि अंतर मुहूर्त पहले तो उसको गुणस्थान चेंज करना पड़ेगा अपना, क्योंकि मुनि दीक्षा लेना पड़ेगी उसको, मुनि दीक्षा लेते से गुणस्थान चेंज, इसलिए एक अंतर मुहूर्त अपन को तो उत्कृष्ट की बात करना है, तो अपन बिल्कुल एंड में जाके मुनि दीक्षा दिलवाएंगे उससे, ताकि पूरी वैल्यू याद आए। ठीक है, तो उत्कृष्ट काल इतना इसका हुआ। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि का देव 33 सागर तक चौथे गुणस्थान में रहा, मनुष्य बना, मनुष्य में पूरी आयु चौथे गुणस्थान में थी, व्रत नहीं लिया उन्होंने, और मरण के ठीक एक अंतर मुहूर्त पहले उनको व्रत लेना दिलवाए हमने, क्यों? क्योंकि उनको तो एक भावतारी ना, मोक्ष भेजना भैया, बिना मुनिच्छा लिए, बिना व्रत धारण करे कैसे, तो व्रत चेंज करेंगे तो अविरत कहाँ रहे फिर वो तो अविरत समय दृष्टि का गुणस्थान है। यही बात समझ में? ठीक है, आगे चले यहाँ से। अब ऐसा थोड़ी कि चौथे गुणस्थान में सर्वार्थ सिद्धि के देव तो लेंगे ही लेंगे वो तो। सर्वार्थ सिद्धि के देव उनको तो एक भावतारी है ना, उनको तो मोक्ष जाना ही है। हाँ तो नहीं मतलब एक्चुअली क्या है कि यदि इसको इग्नोर कर दें अपन तो क्या हो जाएगा कि एक पूर्व कोटि हो जाएगी, लेकिन पूर्व कोटि आयु पूरी में तो नुकसान थोड़ी रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि पूर्व कोटि की आयु में से जो अंतर मुहूर्त का भाग है उसके पहले तो लेना ही है उनको, मुनि दीक्षा लेना ही है, इसलिए तो मैक्सिमम निकालना था अपने को, तो अपन एंड में आके दिलाई, नहीं तो 8 वर्ष की आयु से ही ले लेते मुनि दीक्षा। तो एक पूर्व कोटि में से तो फिर 33 सागर प्लस 8 वर्ष ही लिखते हैं हम, लेकिन उनको ज्यादा बड़ा फिगर चाहिए ना कि उत्कृष्ट काल लिखना है यहाँ पे, और मध्यम तो इसके बीच के हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो छोटा घटाया यहाँ से, ये रूल छोटा घटाया है तो बड़ा आया है ना, मैथमेटिक्स से भैया एक नंबर में छोटा घटाएंगे तो बड़ा बचेगा। तो ये हुआ किसका, चतुर्थ गुण स्थान का जगन्य काल उत्कृष्ट काल। अब जल्दी से करते हैं औक्षमिक सम्यक दृष्टि का। अब गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, अब गुणस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात करने किसकी, सम्यक दर्शन की। तो गुणस्थान हो सकता है चौथे गुणस्थान में हो सकते हैं, वो आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, औक्षमिक सम्यक दृष्टि, यदि औक्षमिक सम्यक दृष्टि रहा तो कितने काल तक रहेगा? न्यूनतम और अधिकतम, ये पढ़ा अपन ने? अरे अभी तो बोला ऊपर, अभी बोला जस्ट 5 मिनट पहले। औपशमिक सम्यक दृष्टि यदि औपशम सम्यक दृष्टि रहा तो कितने, अंतर मुहूर्त ना बोला सही, अंतर मुहूर्त, तो जघन्य काल अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त। क्यों उत्कृष्ट काल में से कम करें 6 आवली, ये दूसरे गुणस्थान में भेजना है तो 6 वाली कम करना, और नहीं भेजना हो दूसरे गुणस्थान में तो पूरा करेगा ना अंतर मुहूर्त। ठीक है, ये हो गया औपशम सम्यक दृष्टि। अब करते हैं पहले अपन क्षयिक सम्यक दृष्टि कर लेते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि का जघन्य काल, कोई जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बना रहा तो कम से कम कितने साल तक, कितने टाइम तक बना रहेगा, बताओ भैया, आपको बताना है। कोई जीव, वापस से प्रश्न, कोई जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बना रहा तो कम से कम कितने साल तक बना रहेगा, कितने सागर, कितने वर्ष तक बना रहेगा, बताओ जल्दी बताओ। कम से कम, हाँ कम से कम 33 सागर। ऋचा भी यही बोल रही थी, सागर अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मोक्ष जाएगा ना, मतलब हाँ चलो बढ़िया है, इतना तो बोला कम से कम, नहीं तो मैं अभी बोलने वाला था इसका मतलब किसी को क्षयिक सम्यक दर्शन समझ में नहीं आया। अरे भैया क्षयिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो छूटेगा ही नहीं, तो काय का जगत भाई, जगन्य काल मतलब क्या कि कब तक रहे क्षयिक सम्यक दृष्टि, उसका कब छूट जाए, उसका क्षयिक सम्यक दर्शन वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए, मतलब अब क्षयिक सम्यक दृष्टि का तो कभी छूटेगा ही नहीं, तो काय का जगन्य इसका भाई, एक बार अंतर मुहूर्त मिनिमम में मोक्ष हो सकता है। मोक्ष हो गया तब भी, हाँ ये बात आपने बोली, लेकिन आपको बताना था, बताएंगे अभी जब सिद्ध भगवान पढ़ेंगे कि सम्यक दर्शन मोक्ष हो भी गया जीव को तो भी उनका सम्यक दर्शन को हम बोलते हैं क्षयिक सम्यक दर्शन। सिद्ध भगवान के कौन सा सम्यक दर्शन है तीनों में से? क्षयिक सम्यक दर्शन। ऐसा आर्यन भगवान के कौन सा सम्यक दर्शन है? 3 सम्यक दर्शन है ना, 3 भेद ना सम्यक दर्शन के, और है कि नहीं पहले बात तो आर्यन भगवान सिद्ध भगवान सिद्ध सम्यक दर्शन, तो रत्नत्रय की पूर्णता है ना, सम्यक दर्शन की पूर्णता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन की पूर्णता तो है, और सम्यक दर्शन की पूर्णता का नाम ही क्षयिक सम्यक दर्शन है, तो इसका मतलब सिद्ध भगवान के क्षयिक सम्यक दर्शन है, मतलब अंतर मुहूर्तवादी मोक्ष हो गया तो क्षयिक सम्यक दर्शन तो बना हुआ रहेगा, तो जघन्य नहीं अनंत काल हो गया तो। हाँ नहीं तो जघन्य तो हो ही नहीं ना, जघन्य तो होता ही नहीं है इसमें। और उत्कृष्ट काल कितना है? उत्कृष्ट काल इसका अनंत है, ठीक है, तो जघन्य तो है ही नहीं इसका, जघन्य नॉट अप्लीकेबल। उत्कृष्ट अनंत काल
एक बार हो गया सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, तो छूटेगा थोड़ी उसका, अनंत काल तक रहेगा वो तो। अब ठीक है, आगे समझ में। अब छायोपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक, अब ये तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक बार मैंने बताया था कितना होता है, किसी को याद हो तो। वो भी अंतर मुहूर्त तो इसका नियम कर ही दो आप। और मैक्सिमम इसका है काल। संसार में रहने की अपेक्षा, खेल संसार में रहने की अपेक्षा 66 सागर है ये। 66 ये नियम है, आप पूछना मत क्यों ऐसा नियम। 66 सागर, कोई चीज छायोपशमिक समय दृष्टि रहा तो 66 सागर तक छायोपशमिक समय दृष्टि रह सकता है। ठीक है, इसके बाद उसका छायोपशमिक समय दर्शन बदल जाएगा, या तो छायिक हो जाएगा या मिथ्यात्व हो जाएगा, जो होना हो जाए। छायोपशमिक नहीं बना रहेगा, ये नियम है, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, नियम ऐसा है तो है। ठीक है, यही बात समझ में। चलो, ये अपना हो गया क्या, अविरत कहे जघन्य कहे अविरत समदृष्टि, ये पंक्ति हमारी हो गई। अब पढ़ेंगे क्या इसके बाद, चौथे गुणस्थान के बाद पढ़ेंगे अब पांचवा गुणस्थान। ठीक है, तो अब कल पढ़ेंगे हम पांचवा गुणस्थान भी पढ़ेंगे और साथ में पंक्ति भी पढ़ेंगे। वो मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी, वो पंक्ति अब कल खोलेंगे, उसका अर्थ एक दिन में तो नहीं होगी, वो भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। कोई प्रश्न है आपका? लेकिन एक मतलब 1 से लेकर 4 गुणस्थान तक की पूरी विवेचना हो गई। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसको इस कर्म की प्रकृतियां समझ में नहीं आ रही है कि कैसी कर्म की प्रकृतियां हैं, तो ये मत समझना है कि गुणस्थान समझना मुश्किल है। गुणस्थान तो हम बिना कर्म की प्रकृति समझाए भी समझा सकते हैं। तो जब इसका रिवीजन करेंगे तो जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है गुणस्थान, एक शब्द समझ में नहीं आया गुणस्थान का आज तक, उनके लिए एक एक दो पंक्ति में बताएंगे कि जब पहला गुणस्थान बोले तो ये समझना, दूसरा बोले तो ये समझना, चौथा बोले तो ये समझना। एक एक पंक्ति में नहीं रहेगी, आधी आधी 4-4 5-5 शब्द रहेंगे, बस वो याद कर लेना। तो गुणस्थान का एक काम पूर्ता काम इतना चल जाएगा, क्योंकि आगे अब बोलने वाले हैं हम। अब यहाँ से शुरू हो गया, गुणस्थान पढ़ा दिया, आगे बोलेंगे, हर जगह रोज बोलेंगे। तीसरे गुणस्थान में ऐसा है, पांचवे में ऐसा है, छठे में ऐसा, रोज बोलेंगे। तो आपको बस वो 4-5 शब्द भी ख्याल में रहे उस समय कि पांचवा गुणस्थान मतलब ये है, तो काम हो जाएगा। और आसान है याद करना, बहुत आसान है, एक बार तो हो भी चुका है, लेकिन उस समय हमने बताया था कि इसी को गुणस्थान बोलते हैं। अब वो उसको बताएंगे कि हाँ इसी को तो गुणस्थान बोलते हैं। ठीक है, तो नहीं भी समझ में आ रही कर्म की प्रकृतियां तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो समझ सकते हैं समझने का प्रयास करें, तो यहाँ से आगे रास्ता खुलेगा। क्या गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, धवला, महाधवला, और यदि योग्यता है आप में तो षटखंडागम, मतलब हम सब में योग्यता है षटखंडागम पढ़ने का, महाबंधो नाम का एक खंड पढ़ने का, जो कि आचार्य धरसेन स्वामी ने लिखा था, ये सोच के कि यदि मेरा समाधि मरण हो गया तो ये विद्या मेरे साथ लुप्त हो जाएगी। इसलिए आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को जो उन्होंने ग्रंथ दिया षटखंडागम, मतलब ओरली दिया उन्होंने, तो उसमें महाबंधो नाम का अधिकार है, वो पढ़ने के भाव हो किसी की मुनि दीक्षा लेने के बाद, तो रास्ता यहाँ से खुलेगा। ठीक है, ये इतना याद है अपने को तो। ठीक है, चलो अपन इतना ही करते। कोई प्रश्न है किसी का? अर्धपुद्गल परावर्तन काल को अपन अंतर्मुहूर्त से 66 सागर के बीच में समझे क्या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपने जो कनेक्शन बिठाया है ना, वो कनेक्शन आपने एक्चुअली क्या, अर्धपुद्गल परावर्तन तक उसका मोक्ष जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अर्धपुद्गल परावर्तन तो को सम्यक दृष्टि बना रहेगा, वो वापस हो सकता है मिथ्या दर्शन में चला जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए वो, बाद में उसको वापस सम्यक दर्शन होगा, ऐसा है। ठीक है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन तो 66 सागर से बहुत अनंत गुना ज्यादा है, अनंत गुना ज्यादा है, अनंत गुना, असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना ज्यादा है। अर्धपुद्गल परावर्तन 66 सागर से अनंत गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन कैसे बोला फिर कि भाई वो उसका सम्यक छूट गया है, छायोपशमिक सम्यक छूट गया उसका 66 सागर बाद, मिथ्या दृष्टि बन गया वापस से वो। ठीक है, अब वापस अब अर्धपुद्गल परावर्तन पूर्ण होने के अंतर्मुहूर्त पहले नियम से वापस उसका होना ही होना है। अधिकतम क्या होना है, सम्यक दर्शन वापस प्राप्त होना, उसके पहले हो जाएगा हालांकि, बाकी मैं अधिकतम काल ले तो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंतर्मुहूर्त पहले वापस उसका 66 सागर पहले होना चाहिए, उल्टा एक्चुअली। वो उसके मैथमेटिक्स काफी ज्यादा है उसमें, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अंतर जो अर्धपुद्गल परावर्तन है ये 66 सागर से अनंत गुना बड़ा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए इतना ही करते हैं फिर, अब कल पढ़ेंगे पांचवा गुणस्थान। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।